हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है VKS फाउंडेशन में। आज का जो हमारा क्लास है, ये क्लास बेसिकली हिस्ट्री का है, इतिहास का है। और हम यहाँ पर देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप आज कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। जहाँ जहाँ नोट करने की ज़रूरत पड़े, इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट भी करोगे। ये देखिए, ये एक्चुअली हमारा जो चैप्टर है ना, ये क्लास 10th का चैप्टर है। और क्लास 10th में ये हिस्ट्री का चैप्टर है, इतिहास का चैप्टर है। तो इसमें ये भी होता है कि आप अगर बहुत अच्छा से लिख पाते हो, लेखनी आपकी बहुत अच्छा है, थिंकिंग अप्रोच आपका बहुत ही सुंदर है, तो आप किसी भी चीज़ को सुनने के बाद जो है कहानी के रूप में आप अच्छा से बना के लिख पाओगे। जब आप बहुत अच्छा से उसको लिख पाओगे तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो चलिए, अब देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ पर देखिए एक फिगर से डिनोट करके दिखाया गया है, लिखा गया है फ्रेडरिक सारियू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्रों के बीच संधि। 1848 ईस्वी का जो है राष्ट्रों के बीच संधि हुई थी, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का संधि जो हुआ था उसका एक फिगर दिखाया गया है। विश्वव्यापी का मतलब विश्व स्तर पर सभी को एक होना। अब देखिए, यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो चर्चा की गई है, 1848 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उनके सपनों का एक संसार रचा, जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र नंबर 1 जो है उसको देखना है। उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एवं लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उनके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने ज़मीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियू के कल्पनादर्श, यूटोपिया बोलते हैं उसको, में दुनिया के लोग अलग राष्ट्र के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान के उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। तो यहाँ पर जो है सारियू का जो ये कल्पनादर्श है, उसमें दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए लोग जो है, जिनकी पहचान कपड़ा मतलब उसकी पहनावा ओढ़ावा से जो है ना उसकी पहचान होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, जो तब तक राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक श्रृंखला राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति हैं, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया 2 सिलसिलों की राजशाही लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी कल्पना अभिव्यक्ति सारियू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान
चलिए पहले हम देख लेते हैं कि चित्र नंबर 1 हमारा क्या था। तो यही है चित्र नंबर 1। यहाँ पर सबसे ऊपर में जो है गॉड को, ईसा मसीह को जो है ना दिखाया गया है, और एक हाथ में मशाल है, दूसरे हाथ में जनता का घोषणा पत्र है। फिर लोग अपने अपने झंडा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और यह सभी चित्रों में एक ही निर्देश दे रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है कि हम सभी विश्व के लोग जो है ना एक है, हमको कहीं से भी जो है ना अलग नहीं होना चाहिए। तो इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे। देखिए अभी हम हैं यहाँ पर, इस अध्याय में कई ऐसे विषय उठाए जाएंगे जिनकी कल्पना अभिव्यक्ति सारियू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के राष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव है। साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेंगे कि लिखा हुआ है, कुछ गतिविधि है जी, नए शब्द। निरंकुशवाद, एब्सोल्यूटिज्म जो है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। देखिए, एक ऐसा सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, मतलब कोई भी रोकथाम नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित हैं और दमनकारी सरकारें होती थी। तो आपको समझ में आ गया निरंकुशवाद किसको कहते हैं? फिर से समझ लीजिए एक बार, निरंकुशवाद किसको कहते हैं? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ऐसी शासन पद्धति को ही, ऐसी राजशाही सरकारों को ही निरंकुश सरकार और इस प्रकार की प्रक्रिया को निरंकुशवाद कहते हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। अर्नस्ट रेनर राष्ट्र क्या है? अर्नस्ट रेनर राष्ट्र क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनर ने 1882 में, फ्रांसीसी दार्शनिक जो है अर्नस्ट रेनर ने कहा है, 1823 से 1892 तक फ्रांसीसी दार्शनिक का लाइफ टाइम है, जिन्होंने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। अर्नस्ट रेनर के अनुसार जो है राष्ट्र की क्या समझ होती है, राष्ट्र किसे कहते हैं। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्वेस्ट सीक्यू यूनिनेशन, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम है और गौरव वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है।
राष्ट्र जो है एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उनके निवासी है। अगर सलाह के लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी का विलय करने या किसी देश पर इसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता। इस दुनिया में केवल एक ही कानून और एक ही मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो सकता था। अब यहाँ पर जो है कुछ नया शब्द है जी। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि आपको किसी भी क्षेत्र में जनमत संग्रह कराना है, पता लगाना है कि आप जो कुछ भी नया चीज़ सोचते हो वो चीज़ लोगों के द्वारा जो है ना एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है, मतलब लोग उसको स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। तो आप उसको वोटिंग पर्पस में ले जाओगे, लोगों को अपना अपना राय व्यक्त करने के लिए बोलोगे, और जैसे ही लोग अपना अपना राय व्यक्त करेंगे तो उस सभी संग्रह को ही जनमत संग्रह कहते हैं। अब यहाँ पर चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उनकी नियति का तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट्स जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। स्टेट्स जनरल का चुनाव जो है ना सक्रिय लोगों के द्वारा किया गया और उसका नाम जो है बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की भाषा बन गई। देखिए तो यहाँ पर जो है क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। जो क्षेत्रीय बोली था उसको हतोत्साहित कर दिया गया, उसको आगे मान्यता नहीं दिया गया। और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, फ्रेंच बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की भाषा बन गई, वही साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। क्रांतिकारियों ने यह सभी घोषणा किया था कि फ्रांसीसी राष्ट्र का एक भाग्य है, यह भाग्य है और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित करने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के
विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की, जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया, नष्ट किया। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, याद रख लीजिए 1804 की जो नागरिक संहिता है उसके आमतौर पर जो है ना नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। अब यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हम अब अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये होगा कि हमारा जब भी कभी अगला वीडियो आएगा वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देर ना करते हुए तुरंत पढ़ाई से जुड़ जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की डॉट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमको कमेंट के माध्यम से उस अपने डॉट को लिखें। हम आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कामना करते हैं। और अगर आप और थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।